बुलंदियां देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारतें हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका और अपना दिग्विजय सिक्योर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और इस लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी के लिए विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर अपना एक अलायंस फॉर्म किया है। उन सभी ने मिलकर इस अलायंस का नाम इंडिया रखा है। इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी तक की बात होगी जिसका आज बेंगलुरु में नामकरण होगा। अब 24 में जंग होगी एनडीए वर्सेस इंडिया। UPA is going to be called INDEA, which is Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is India versus NDA, master stroke or too clever by half? That's the Who will win the 2024 general elections? Will it be Prime Minister Narendra Modi and the BJP, or will the India Alliance be able to provide stiff competition? ये लड़ाई है एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन। ये लड़ाई है 38 वर्सेस 26 की। ये लड़ाई है दो ऐसे गठबंधनों की जिसे महागठबंधन कह सकते हैं और ये लड़ाई है मोदी गठबंधन। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इन सभी पार्टियों में से मेजोरिटी पार्टियों की सबकी विचारधारा अलग अलग है और ऑफ कोर्स सभी पार्टियों की रीजन भी अलग अलग है और सभी पार्टियों की अलग अलग महत्वाकांक्षा है। ये सब देखते हुए एक आम आदमी के दिमाग में आता है कि क्या ये 26 पार्टियां मिलकर इंडिया अलायंस बीजेपी को रोक पाएगा? क्या ये इंडिया अलायंस यूनाइट होकर इलेक्शन लड़ पाएगा? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस सक्षम है? और क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को आने वाले समय में रोक सकता है या फिर आएगा तो मोदी ही? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में 3 पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास में कभी भी ऐसा गठबंधन बना है कि जिस गठबंधन के अंदर अलग अलग पार्टियां हो जो कि अलग अलग विचारधारा से बिलोंग करती। क्या कभी ऐसे गठबंधन ने एक साथ आके सत्ता में बैठी हुई पार्टी को सत्ता से नीचे उतारा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। तो ये बात है 1977 के लोकसभा इलेक्शंस की, जब जनवरी 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को एंड किया और मार्च 1977 में फ्रेश लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। तब पूरे विपक्ष के पास इस चुनाव की तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 महीने थे और दोस्तों तब गठन हुआ एक गठबंधन का, एक गठबंधन जिसमें विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां एक हुई कांग्रेस को हराने के लिए। इंडिया गठबंधन की तरह इस गठबंधन में भी बहुत सी पार्टियां थी जिनकी विचारधारा एक दूसरे से 180 डिग्री अलग अलग थी, पर फिर भी इन लोगों ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा। इस गठबंधन में जनसंघ जैसी राइट विंग पार्टी भी थी, कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टीज भी थी, समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और इन सब ने मिलकर इस गठबंधन का नाम रखा जनता पार्टी। और जनता पार्टी को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि जनता पार्टी में थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, वो थी कांग्रेस ओ, जिसको कांग्रेस का सिंडिकेट ग्रुप भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस गठबंधन में काफी कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स भी थे जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी का विरोध किया था। दोस्तों, इन सभी अपोजिशन पार्टी ने अपना नैरेटिव इलेक्शंस के वक्त कॉमन रखा। पूरे अपोजिशन ने अपना एजेंडा इमरजेंसी सेंट्रिक ही बनाया। सभी अपोजिशन पार्टी ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के मुद्दे में ही घेरा और ये नैरेटिव सेट कर दिया कि लोकतंत्र को बचाना है तो इंदिरा को हराना। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराना इतना आसान भी नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमेज एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री के रूप में पूरे इंडिया में छाई हुई। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पूरी इंडिया में एक स्ट्रांग लीडर की तरह हो गई। तो दोस्तों सोचिए कि उसी पाकिस्तान के जब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, तो इंदिरा गांधी की इमेज भारत में उस वक्त पर कैसी बनी। ये इंसिडेंट इलेक्शन के सिर्फ 6 साल पहले का है। 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करवाया था और तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पर फिर भी दोस्तों अपोजिशन के इमरजेंसी सेंट्रिक कैंपेन की वजह से कांग्रेस ये चुनाव हार गई। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट से भी हार गई। ये इमरजेंसी का कलंक पूरी कांग्रेस को उस वक्त खा गया। दोस्तों इन चुनावों में कांग्रेस को 542 सीट में से सिर्फ 154 सीट्स मिली और जनता पार्टी को 542 में से 330 सीट्स का
सीट से बहुमत हासिल हुआ। दोस्तों, जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस सत्ता से दूर हुई और कांग्रेस को पहली बार 35% से कम वोट शेयर भी मिला। तो दोस्तों, इन इलेक्शंस में जनता ने यह मैसेज दिया कि कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी छवि कितनी भी मजबूत हो, पर जब वो तानाशाही की ओर बढ़ता है तो जनता उससे सत्ता छीन लेती है और उसे महसूस कराती है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे। दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो अभी भी हालत कुछ ऐसी ही है। धीरे धीरे बीजेपी की सरकार एक तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है और मेरी इस बात से आप सब एग्री होंगे, चाहे आप भाजपा के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हो या कोई भी पार्टी के सपोर्टर हो, आप सब इस बात से एग्री होंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के द्वारा अपोजिशन के लीडर पर प्रेशर बनाया जाता है, या तो आप अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ या तो फिर आप जेल में चले जाओ। दोस्तों, पहले तो अपोजिशन पार्टीज के लीडर पे लाखों करोड़ के घोटाले के मुकदमे चला जाता है और जब वो अपनी पार्टी तोड़कर या अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए तब उन पे वो सारे के सट्टा लिए जाते हैं। ऐसा कर करके बहुत सारी पार्टियाँ तोड़ी जाती है, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या कोई भी पार्टी। दोस्तों, अगर ये इंडिया अलायंस ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की सिचुएशन को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहता है जैसे जनता पार्टी ने किया था, तो इंडिया अलायंस को ये नैरेटिव बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, ये तो बात हुई नैरेटिव, पर अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली भी ये देखें तो पॉसिबल है। दोस्तों, 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को 353 सीट मिली थी। हालांकि बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस टूटा, तब अब उनकी टोटल सीट 332 हो गई है और उनका कलेक्टिव वोट शेयर 42.9%। अगर हम इंडिया में जो पार्टीज है उनकी टोटल कलेक्टिव सीट्स देखें तो उनके पास अभी 144 सीट्स है विथ 37.5% वोट। तो हम अगर मार्क करें तो एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में 5.4% का ही डिफरेंस आता है। दोस्तों, अगर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 5% वोट शेयर का स्विंग हुआ बीजेपी के अगेंस्ट में, तो एक सर्वे के अनुसार बीजेपी की 80 से 85 सीटें कम हो सकती है, यानी बीजेपी 220 से लेकर 225 तक आ सकती है। दोस्तों, इंडिया अलायंस में एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम दिया गया है। उसमें हर अलाइड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा रहेगा। दोस्तों, जितना अभी तक मालूम हुआ है उससे ये लोग इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट पे बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट इंडिया अलायंस से खड़ा होगा, ताकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो इंडिया अलायंस की पार्टीज में कट ना जाए। दोस्तों, 2019 की कुछ ऐसी सीटों पर नजर डालें कि जहाँ पे बीजेपी डायरेक्ट फाइट कर रही थी किसी रीजनल पार्टी से, मतलब डायरेक्ट फाइट रीजनल पार्टी की बीजेपी के साथ थी। तो ऐसी 55 सीटों में कांग्रेस ने विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा वोट्स निकाले थे। तो मतलब अगर कांग्रेस ना खड़ी रहती तो शायद ये वो रीजनल पार्टी वो सीट्स जीत सकती थी। तो ऐसी 55 सीटें थी। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का सक्सेसफुल रहता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो दूसरी 55 सीटें भी बीजेपी को ये हराई जा सकती। और 15 सीट्स ऐसी थी 2019 लोकसभा इलेक्शन में कि जहाँ पे कलेक्टिव वोट शेयर ऑफ इंडिया अलायंस बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा था। तो मतलब अगर एक कैंडिडेट इंडिया अलायंस का खड़ा होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया अलायंस को सीट जीत जाएगी। तो मतलब अगर ये पूरा काम किया तो बीजेपी को 150 से लेकर 155 तक लाया जा सकता। और आप सभी को मालूम होगा कि चुनाव में मैथमेटिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री काम आती है, साइंस वाली नहीं, साइकोलॉजी वाली। दोस्तों, चुनाव में अगर सारा विपक्ष एक हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष जीत ही सकता है। ये जितना आसान दिखता है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। कॉमन नैरेटिव सेट करना, कॉमन एजेंडा पे जाना, सभी पार्टियों को मिलकर चलना, जिन पार्टियों की महत्वाकांक्षा अलग अलग है, जिनको अपने अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कैंडिडेट के तौर पर खड़ा रखना है, तो ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। और ये वीडियो कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं थी कि इंडिया अलायंस बीजेपी को इस तरह से हराएगा या बीजेपी इस तरह से जीतेगी, कुछ ऐसे ये वीडियो नहीं थी। ये वीडियो का मकसद सिर्फ उतना ही था कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे थे, क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा भी सकता है। और काफ़ी लोग मन में ये धारणा करके बैठे थे कि बीजेपी को 2024 में हराना मुमकिन ही नहीं है।
दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको पता लग गया होगा कि बीजेपी को हराना मुश्किल तो है पर नामुमकिन कतई नहीं। करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके तमाम मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।